हेलो जी। हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? क्या मैं प्रॉपर्ली दिखाई दे रही हूँ? एक बार फटाफट से बता दीजिए। तो इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा बायोलॉजी का आखिरी सेशन होने वाला है, आखिरी लेक्चर होने वाला है। कैसे हैं सब लोग? कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड तो नहीं हुई थी मैं? भूल तो नहीं गए मुझे? ओके, आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज कुछ छोटू छोटू से टॉपिक्स है हमारे, उनको हम लोगों को कवर करना है, तो इसीलिए मिसलेनियस नाम दे दिया है मैंने। तो देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। यस, आई एम परफेक्टली फाइन। हाउ इज एवरीवन? चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत करें। कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग कवर करते हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया है कि नहीं बताया है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, थोड़ा बहुत बताया है मैंने उसके बारे में तुम्हें? बोलो बोलो बोलो। बोलो जी, बोलते क्यों नहीं? बता दो, शर्माओ नहीं। न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्यारे दुलारों, उसी से शुरुआत करेंगे फिर। हम्म। चलिए, तो फिर न्यूट्रिएंट से शुरुआत करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज मैं किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाली हूं, तो मैं ये बता देती हूँ सबसे पहले तुम लोगों को। आज हम लोग न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट करेंगे, विटामिन मिनरल्स के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है हम लोगों को, आई पढ़ना है हम लोगों को, और डीएनए एंड आरएनए के बारे में पढ़ना है, वायरस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी हर जगह से जो इन्फॉर्मेशन बची हुई है उसको आज की क्लास में खत्म करके स्वाहा करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस को। ठीक है, लेट्स बिगिन। फिर बात आ जाती है न्यूट्रिएंट्स की। बेटा, न्यूट्रिएंट्स हम लोग बोलते हैं ना कि डेली हमारी डाइट में पूरे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, भरपूर न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में हम लोगों को खाने चाहिए, जिससे कि हमारे आंखें सही रहेंगे, हमारे बाल सही रहेंगे, हमारे हाथ पैर सही रहेंगे। तो ये न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हैं क्या, इनके बारे में बात करते हैं। तो दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा। एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ध्यान से सुनते जाएंगे और क्लास में चीजों को याद कर कर जाएंगे। ठीक है, सब लोगों का अटेंशन यहाँ पे होना चाहिए। दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो रहा है। नाम से ही समझ में आ रहा है यार। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए मैक्रो नाम पड़ा है। और माइक्रो वो जिनकी हमें बहुत कम मतलब बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैक्रो वालों को ही ले, माइक्रो को ले ही ना, क्योंकि इनकी कम मात्रा में आवश्यकता है। ना जी ना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बस क्वांटिटी जितनी आवश्यकता है उसके बेसिस पे हम लोगों ने मैक्रो और माइक्रो नाम दे दिया है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्यार से कार्ब्स बोल दिया उनको, फैट्स और प्रोटीन्स। और यही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं एलओजी। आ गए हैं वो जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, विटामिन और मिनरल्स। इन्हीं के ऊपर आज थोड़ा सा पोर्शन रहेगा हमारे लेक्चर का। ठीक है, अब इस चीज को देखना। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। हम बोलते हैं ना कि इस चीज में इतनी कैलोरीज हैं, उस चीज में उतनी कैलोरीज हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो कैलोरीज बर्न होंगी। अरे भैया, एक्सरसाइज करने पे कौन सी वाली कैलोरीज बर्न हो रही हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वाली, फैट्स वाली या प्रोटीन्स वाली? क्योंकि सभी हमें कैलोरीज ही देते हैं भैया। कैलोरीज ही है जो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करवाती हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कौन सी चीज हमें कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करवाती है। तो अगर मैं 1 ग्राम कार्ब की बात करूं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये मुझे 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है। 1 ग्राम ऑफ फैट ये थोड़ी ज्यादा कैलोरीज देता है, 9 किलो कैलोरीज। और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन की बात करें तो ये भी हमें कार्बोहाइड्रेट जितनी ही कैलोरीज देता है, 4 किलो कैलोरीज दे रहा होता है। ठीक है, ये सिनेरियो चल रहा है। अब एक्सरसाइज करने पे सबसे पहले क्या बर्न होता है भैया? सबसे पहले ये वाली कैलोरी बर्न होगी कि ये वाली होगी कि ये वाली होगी? कौन सी वाली? रैंडमली अपने मन से थोड़ी ना हो रहा होता है कुछ, सब कुछ निर्धारित है। तो सबसे पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होते हैं बेटा, कार्ब्स। अब इससे रिलेटेड तुम लोगों को मैं बहुत सारी चीजें बताती हूँ।
बात आ जाती है कि सबसे पहले कार्ब्स बर्न होते हैं और उसके बाद में सेकंड नंबर पे फैट्स बर्न होते हैं। तो जिसको भी पतला होना होता है ना, उसको ये बोला जाता है कि आप कार्ब्स थोड़े कम खाइए, जिससे कि शरीर सीधे फैट्स वाले कैलोरीज के ऊर धावा बोलेगा, उनको जलाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है उसका, ग्लूकोज है। हम ग्लूकॉन डी क्यों पीते हैं? एनर्जी के लिए। तुमने ऐड देखा होगा, वो एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता है, सूरज उससे स्ट्रॉ लगा के पूरी एनर्जी पी जाता है, फिर मम्मी ग्लूकॉन डी घोल कर लाती है ग्लास में, है ना। उसके बाद में उसकी एनर्जी का जो बैटरी डाउन हुआ था वो खट करके बढ़ जाता है। देखा है वो ऐड सब लोगों ने। ग्लूकॉन डी मिलाकर क्यों लाई है भैया? तेल वेल मिलाकर क्यों नहीं लाई? घी मिलाकर क्यों नहीं लाई? पराठे क्यों नहीं ले आए भैया आलू के? क्यों सिर्फ ग्लूकॉन डी लेकर आई थी? क्योंकि ग्लूकोज इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले बर्न आपका कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, इसीलिए सबसे क्विकली ये बर्न हो रहे हैं, सबसे पहले एनर्जी देंगे, इसीलिए ग्लूकोज लाकर पिला दिया जाता है, इसीलिए ग्लूकॉन डी लाकर पिला दिया जाता है भैया। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपके फैट्स बर्न होने शुरू होते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपके प्रोटीन्स की बारी आती है बर्न होने की, जो कि होने नहीं चाहिए भैया बर्न। ना जी ना, प्रोटीन्स बर्न नहीं होने चाहिए तुम्हारे शरीर में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं ये, तुम्हारे एंजाइम्स बना रहे हैं, तुम्हारे हार्मोन्स बना रहे हैं, ये तुम्हारा मसल बना रहे हैं। मसल ब्रेक डाउन करके शरीर प्रोटीन्स लेगा अगर तुम्हारे शरीर में एडिक्वेट मात्रा नहीं है प्रोटीन्स की तो। इसीलिए सिर्फ यहीं तक गाड़ी रुक जानी चाहिए, इससे ज्यादा आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये मैंने पढ़ाया, इसी का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, डोंट वरी। तो तीसरे नंबर पे आपके प्रोटीन्स बर्न हो जाते हैं। ओके जी ओके। अब बात आ जाती है कि विटामिन और मिनरल्स को हम लोग देख लें, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। पिटारे में मैंने इनकी डिटेलिंग तुम लोगों को नहीं बताई थी, तो इनको जरा आज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है मैंने पढ़ा है, इसीलिए स्टार्टिंग में तुम लोगों से पूछा था कि तुम्हें कितना याद है, कि कितना पढ़ाया है। नहीं मैम नहीं पढ़ा मैम, न्यूट्रिएंट्स जैसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है कभी जीवन में, ये क्या होता है। चलो अब यहीं पे आ जाओ, ठीक है। हाँ जी हाँ, गर्मी लग रही है यार, बहुत उमस है भाई मुंबई में, बहुत ज्यादा। मतलब मैं रहती थी पहले इंदौर में, इंदौर का इतना बढ़िया मौसम रहता था, उमस वगैरह जैसा कुछ सीन नहीं था। यहाँ पे बारिश, गर्मी, उमस, चिपचिप, ओ भाई बहुत बहुत ज्यादा बुरा माहौल है यहाँ पे। चलो विटामिन एंड मिनरल्स देखते हैं। डेली बेसिस पे हम लोगों को बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पे सबसे जरूरी बेसिकली ये होता है, दो प्रकार के विटामिन होते हैं बेटा। एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, इस चीज को देखना। तो होता क्या है कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, जब तुम उनको कंज्यूम करते हो तब वो तुम्हारे शरीर से यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये तुम्हारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं, तुम्हारे फैट जहां पे भी है वहां पे स्टोर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें ऑन अ डेली बेसिस वाटर सोल्यूबल विटामिन को कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका शरीर से बाहर निकलना भी हो जा रहा है। फैट सोल्यूबल विटामिन शरीर में रह रहे हैं, इसीलिए वाटर सोल्यूबल विटामिन को डेली हम लोगों को लेना पड़ता है। इसीलिए पता होना चाहिए कौन से फैट सोल्यूबल है, कौन से वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल में विटामिन सी और विटामिन बी आ जाते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन को याद रखने का तरीका है कीड़ा, कीड़ा से याद रख सकते हो तुम लोग। ठीक है, KEDA, ये चारों आपके विटामिन हैं जो कि फैट सोल्यूबल हैं। अब एक एक करके जो जो भी मैं चीजें तुम लोगों को विटामिन के बारे में बताती जा रही हूं, अगर ये तुमको क्लियर नहीं भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट्स में तुम्हें सब मिल जाएगा। अभी सुनते जाओ, तरीका याद करने का नोट्स में तुम्हें सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। पहले से डिस्क्लेमर दे दिया है। और एक और प्यारा सा डिस्क्लेमर तुम्हारे लिए, जो भी बच्चा यहाँ पे टॉपिक से हटकर बात करेगा उसको ब्लॉक करवा दिया जाएगा, स्वाहा बाय बाय बुलवा देंगे उसको। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले विटामिन की बात कर रहे हैं। अब विटामिन में आपके आ जाते हैं, सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। ठीक है, अब ये जो विटामिन ए है हम कैसे याद रखेंगे? ए से आंख, ए से विटामिन ए। तो विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको रेटिनॉल बोला जाता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आंखों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि एक बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस,
ज़ेरोप्थेल्मिया। तो आंखों से रिलेटेड दिक्कतें आपको होंगी अगर विटामिन ए की कमी होगी। अब हमें ये लगता है कि भैया मुझे चश्मा लगा हुआ है, मेरे चश्मे का नंबर -3 है, तो मैं अगर गाजर खाऊंगी, विटामिन ए का जो अच्छा सोर्स है, पालक खाऊंगी, गाजर खाऊंगी, तो मेरे चश्मे का नंबर धीरे धीरे करके -2 -1 0 हो जाएगा और मैं चश्मे से फ्री हो जाऊंगी। ऐसे ख्वाब ही देख सकती हूँ मैं, है ना। उसके ख्वाब देखने के लिए भी चश्मा लगाना पड़ेगा। तो दिक्कत ये है कि विटामिन ए खाने से तुम्हारी आंखों का जो नंबर है वो कम नहीं होगा, बस वो बढ़ेगा नहीं, बढ़ने से रुक जाएगा। हम ऐसा सोचें कि भैया अब नंबर कम हो जाएगा, तो नहीं, नंबर बढ़ने से रुक जाएगा। नंबर कम करवाया जाता है सिर्फ ऑपरेशन से, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा होता है? केराटो ऑपरेटिव सर्जरीज होती हैं, लसिक सर्जरी का तुमने नाम सुना होगा, तो वैसे ऑपरेशन से सही होता है ये, और वो भी फिर कुछ वक्त तक के लिए ही रहता है। तो ये बेसिकली हो गया आपके विटामिन ए के बारे में बात। अब विटामिन डी की बात करते हैं हम। विटामिन डी बेसिकली बेटा आपका एक लौता ऐसा विटामिन है जो तुम्हारा शरीर खुद से बना रहा है। अब तुम ये सोचो, विटामिन डी हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि धूप में जाओ तो धूप से विटामिन डी मिलता है। तो क्या धूप से फिक फिक कर आ रहा है विटामिन डी तो तुम कैच कर लो भैया टोकरी में लेकर? ऐसा नहीं होता। जब धूप तुम्हारी स्किन के ऊपर पड़ती है तब तुम्हारी स्किन विटामिन डी बनाती है। तो स्किन ही बना रही है, एक लौता विटामिन है ये, लेकिन धूप पड़ने पे ही तुम्हारी स्किन बनाती है। अब विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की आवश्यकता होती है तुम्हारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, कैल्शियम को लगवाने के लिए। यानी कि अगर तुम कैल्शियम खा रहे हो तो वो तुम्हारे शरीर में तभी एब्जॉर्ब होगा, तभी काम का होगा जब तुम्हारे शरीर में विटामिन डी होगा, नहीं तो कैल्शियम नॉर्मली एक्सक्रीट हो जाएगा। इसीलिए विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल बोला जाता है। और जो तुम्हारी हड्डियां होती हैं वो बेसिकली कैल्शियम की बनी हुई हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट्स की। तो इसीलिए विटामिन डी जो है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां होंगी, क्योंकि तुम्हारा शरीर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होगा। कैल्शियम की कमी, हड्डियों की बीमारी, और जो बीमारियां शुरू होती है वो ऑस्टियो से शुरू होती हैं। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, और एक और बीमारी रिकेट्स। रिकेट्स के बारे में तुम लोगों ने सुना हुआ होगा भैया, ये एसएसबी के लिए भी हम लोगों को पता होना चाहिए, मेडिकल के लिए रिकेट्स क्या होता है। तो ये आपका हो गया। रिकेट्स की वजह से एक्चुअल में नौकनी होता है, नौकनी के बारे में पता है, वो अगर बचपन में किसी को रिकेट्स है तो वो नौकनी करवा सकता है, इसलिए मेडिकल के लिए जरूरी है। अब इसके बाद में आपकी एक बीमारी है, भाई बहुत गर्मी लग रही है यार, 1 मिनट दो यार, मेरे को थोड़ा अरेंजमेंट करने दो। तुम्हें पता है कंप्यूटर लैब में क्यों होते थे भैया एसी? लगवाने पड़ते थे कंप्यूटर लैब में एसी जबरदस्ती, इसीलिए स्कूल में हमेशा वहां जाने में मजा आता था, क्योंकि सिस्टम्स की वजह से बहुत गर्मी हो जाती है। अब मेरे आसपास में ये एक बोर्ड है, मेरे सामने टीवी है, कंप्यूटर है, लाइटें हैं, ओ भाई ये सब मिलाकर और ज्यादा गर्मी लगती है। चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की हम लोगों ने बात कर ली, विटामिन डी की हम लोगों ने बात कर ली। अब अगला जो विटामिन है वो आपका है विटामिन ई। विटामिन ई अपने घर पे जो चेहरे पे या फिर शरीर पे लगाने वाली क्रीम्स होती है ना, मम्मी या दीदी की, उनकी क्रीम जाकर देखना, उसमें विटामिन ई इनरिच्ड आता है। विटामिन ई क्या है भैया? विटामिन ई को इसीलिए बोला जाता है ब्यूटी विटामिन, क्योंकि वो बहुत सारी क्रीम्स वगैरह में ऐसे डाला जाता है। मतलब क्योंकि नहीं, तुम ऐसा समझो, इसको विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है तुम्हारे चेहरे के लिए। तुम्हारे चेहरे का धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है तो स्किन डल होने लग जाती है, तो उसका ऑक्सीडेशन बचाना है, एंटीऑक्सीडेंट लगाना होता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई, तो इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देती हूँ, ब्यूटी विटामिन, विच इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी यानी कि आगे जाकर नई जनरेशन को जन्म ना दे पाना, स्टेरिलिटी कहलाता है। तो
एंटी स्टेरिलिटी इसलिए क्योंकि ये बेसिकली जो गेमीट्स है वो बनाने के लिए यहाँ पे जरूरी होता है। ओके। हाँ, विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं, एवियन करके आता है कैप्सूल उसका, तो इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोला जाता है। इसकी जो डेफिशिएंसी है वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। अब इसके बाद में आ जाता है विटामिन के, बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन के क्या है बेटा? अब यहाँ पे एक बच्चा मुझसे ये पूछा है, मैम आप मेकअप करती हो क्या? बेटा क्यों नहीं करते? करते हैं। क्रीम लगाना भी मेकअप ही है ना। मेकअप तो आपकी भाषा का भी हो सकता है, मेकअप तो आपकी पर्सनालिटी का भी हो सकता है। अभी फिलहाल तो आपको अपनी पर्सनालिटी का मेकअप करने की आवश्यकता है, मुझसे ये पूछने की जगह कि मैम आप मेकअप करती हैं क्या। अरे झूठ मत बोलिएगा, लिप बाम तो दिख रहा है। तो बेटा पढ़ ले, है ना। मेरे को ऐसे बीच बीच में डिस्टर्ब करेगा तो फिर ब्लॉक हो जाएगा, क्या मतलब है ना। मेरी क्लास तो ही नहीं है, मैम की आखिरी क्लास से ब्लॉक भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भैया सारी क्लासेस से ब्लॉक करवाने की क्षमता रखती है मैम, है ना, तो इसीलिए पढ़ लेंगे यहाँ पे। अब देखो, अब विटामिन के की जरा हम बात कर लें तो विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो आपकी ब्लड की क्लॉटिंग में मदद कर रहा है। क्लॉटिंग में मदद बेसिकली कौन कौन सी चीजें कर रही होती हैं, चलो बताओ। मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, सिखाया है, बताओ भैया क्लॉटिंग में कौन कौन सी चीजें मदद करती हैं? 3 चीजें हैं जिसमें से एक तो विटामिन के मैंने बता ही दिया, और कौन कौन सी चीजें हैं बताइए, बोलो बोलो बोलो। और कौन कौन सी चीजें हैं क्लॉटिंग में मदद करने वाली? ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी एनडीए 2025 वन फर्स्ट वाले पेपर में। प्लेटलेट्स हैं, और एक और बच्चे ने जवाब दे दिया है मुझे, फिब्रिनोजन। प्लेटलेट्स और फिब्रिनोजन जो प्लाज्मा में मिलने वाला प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करवा रही हैं। ऑल्सो सीरम क्या होता है ये भी पता होना चाहिए हमें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा फेमस हुआ था कोविड के वक्त पे, क्योंकि वैक्सीन बना रहा था। अभी डेंगू की भी वैक्सीन बना रहा है पैनेशिया बायोटेक से मिलके, राइट। तो सीरम जो है ये क्या होता है, ये प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा लिया जाए, ठीक है, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने हटा लिए तो क्या होता है बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर्स जब थक्का बनाते हैं तब अपने अंदर सारे सेल्स को भी इकट्ठा कर लेते हैं, सेल्स को भी अपने अंदर बांध लेंगे। तो इसीलिए क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ में सेल्स भी चले गए हैं, तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स को बेसिकली क्या बोला जाता है, सीरम बोला जाता है। ये भी चीज हम याद रखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, विटामिन के की जरूरत होती है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, खून अनस्टॉपेबली बहता रहेगा, विच इज नोन एज हेमरेज। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले विटामिन की, बी की अभी बात करेंगे, विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और बेसिकली आपके घर में विटामिन सी आपको खट्टे फलों में देखने को मिलेगा, जैसे कि संतरा हो गया या फिर नींबू हो गया। विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं ये। विटामिन सी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है भैया, ये तुम लोगों को पता होगा। जब कोविड के वक्त पे लिमसी खाई थी हम लोगों ने, विटामिन सी था जिसमें। तो विटामिन सी क्या कर रहा होता है, इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट और कोलाजन सिंथेसिस भी कर रहा है। वो कोलाजन ही होता है जो तुम्हारी स्किन में इलास्टिसिटी लेकर आता है। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी स्किन की इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से झुर्रियां पड़ती हैं। तो इसीलिए कोलाजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये कोलाजन सिंथेसिस करवा रहा होता है। तो चेहरे पे थोपने से अच्छा है कि उसको कंज्यूम करें, चीजें ज्यादा फायदा करेंगी, है ना। तो अब विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए तब लिमसी खाई जाती थी कोविड के वक्त पे। अब विटामिन बी की हम बात करें तो बी वाला विटामिन आपका बहुत सारे विटामिन का एक ग्रुप है, इसीलिए उसको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं बताती जा रही हूँ, तुम्हें नोट क्या करना है, जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बोलती जा रही हूँ ना वो चीजें तुम्हें नोट करती जानी है बेटा। टेबल तुम्हें मिल ही जाएगी नोट्स में, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो,
सबसे पहले आ जाता है विटामिन B1, जिसको बोला जाता है थायमीन, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक बीमारी होती है बेरीबेरी। क्या याद रखना है, बेरीबेरी किसकी कमी की वजह से हो रही है, B1 की वजह से। B1 को थायमीन बोला जाता है, इतना तुम्हें याद रखना है। अब याद रखने का तरीका, B की स्टार्टिंग है तो B की स्टार्टिंग से ही आपका जो बीमारी है वो भी B से शुरू हो रही है, ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पे भी शुरुआत, यहाँ पे भी B से शुरुआत। ओके, इसके बाद में B2 को बोला जाता है राइबोफ्लाविन, जिसकी डेफिशिएंसी इतनी रेयर है तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना B2 को राइबोफ्लाविन बोला जाता है। इसके बाद में B3 वाला जो है, इसको कहाँ गया रे, B3 को बोला जाता है नायासिन, और इसकी जो डेफिशिएंसी है ये जरूरी है याद रखना, ये वनडे एग्जाम्स में पूछी गई है। पेलाग्रा बोला जाता है या फिर इसको 3D डिजीज बोला जाता है। 3D इसलिए क्योंकि डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, 3 चीजें यहाँ पे एसोसिएटेड होती हैं। इतना डिटेलिंग की याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना B3 को नायासिन बोला जाता है, जिसकी कमी की वजह से पेलाग्रा होता है, और पेलाग्रा को 3D बीमारी बोला जाता है। इसके बाद में B5 आ जाता है। B5 को बोला जाता है पेंटोथेनिक एसिड, जिसकी डेफिशिएंसी याद नहीं रखनी, सिर्फ नाम याद रखना है। इसके बाद में B6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, और इसकी कमी की वजह से अनीमिया होता है। ये मैं सर्कल बना रही हूं, B6 की वजह से भी अनीमिया होता है, B9 की वजह से भी अनीमिया होता है, B12 की वजह से भी अनीमिया होता है। ये अनीमिया की वजह से होने वाली बीमारियां याद रखेंगे बेटा, मतलब अनीमिया कौन कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है ये याद रखेंगे, B6, B9, B12। ठीक है, B7 जो है बायोटिन। बायोटिन तुम्हारे स्किन मतलब सॉरी नेल्स और हेयर बना रहा होता है, इसीलिए बायोटिन के गमीज वगैरह आते हैं बेटा। इंस्टाग्राम पे यही चलता है, केमिकल्स का नाम डाल दो। ये मार्केटिंग कैसे हो रही है, केमिकल का नाम डाल दो। लड़कियों को क्लास में तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, वहां पे जरूर उचक उचक के चली जाती हैं खरीदने के लिए कि ये भी दे दो भैया, रेटिनॉल दे दो भैया, AHA, BHA और ग्लूटाथायोन और ये वो पता नहीं फलाना ढिमकाना। ऐसा पता नहीं का मतलब ये नहीं है कि मैं यूज नहीं करती, यूज मैं भी करती हूँ प्रथानुसार, ठीक है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि हम सारे केमिकल्स ही ले लें, खाना भी चाहिए केमिकल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली विटामिन B7 जो है इसको बायोटिन बोला जाता है। अब B9 जो है, B9 को फॉलिक एसिड बोला जाता है, याद रखना जरूरी है क्योंकि इसकी कमी की वजह से अनीमिया होता है। और B12 जो है इसको साइनोकोबाल अमीन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, इसके बारे में सुनो जरा। अब B12 जो है साइनोकोबाल अमीन, इसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए एक पर्टिकुलर चीज थी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ी थी, कौन बताता है, मैं ये देखती हूँ। यस रजत, B12 की कमी की वजह से होने वाले अनीमिया को परनिशियस अनीमिया बोलते हैं, वेरी गुड। कौन बताएगा मुझे B12 के लिए कौन सी चीज आपके स्टमक से सिक्रीट होती है B12 को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, कोई बता दो। यस रवीना, आई कैन सी योर नेम बच्चा, कौन बताएगा, कोई एक बता दो यार, कंटिन्यूसली कमेंट पे नजर गड़ाए हुई हूं, कोई तो बताएगा। स्टमक में 5 चीजें रिलीज हो रही थी, जिनमें से एक चीज ऐसी रिलीज हो रही थी जो विटामिन B12 के युवान ने बताया है, यहाँ पे एक ही बच्चे ने बताया है और प्रीति ने भी बताया है। याद करने की कोशिश कीजिए, इंट्रिंसिक फैक्टर था, 5 चीजें थी स्टमक में, HCl था, म्यूकस था, पेप्सिनोजन, लाइपेज, इंट्रिंसिक फैक्टर करवा रहा था विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। स्टमक से क्या रिलीज होता है मैम, HCl। अरे क्वेश्चन सुनो बाबा, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करवा रहा था। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि बेसिकली आपके जो वेजिटेरियंस होते हैं, वेजिटेरियंस को B12 की बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि क्या हमारे पास में कोई ऐसे प्लांट सोर्सेज नहीं है जो कि विटामिन B12 हमें दे सकें, सिर्फ दही वगैरह से हमें विटामिन B12 मिलता है। तो विटामिन B12 की कमी यूजुअली वेजिटेरियंस को निकलती ही है। अब विटामिन B12 को साइनोकोबाल अमीन बोला जाता है, इसके अंदर कोबाल्ट होता है बेटा, याद रखेंगे, कोबाल्ट याद रखना है। ठीक है, और इसकी कमी की वजह से अनीमिया हो रहा है, ये हमारा हो गया। ओके, तो विटामिन की यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है। अब कुछ मिनरल्स के बारे में बात करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, जितना आवश्यक है उतना मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ाती जाऊंगी, सिखाती जाऊंगी।
मिनरल्स, मिनरल्स में एक तो कैल्शियम की सबसे पहले बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कैल्शियम क्यों जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारी हड्डियां और ये तुम्हारे दांत बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियां और दांत वीक हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद में क्रोमियम की हम बात करें तो क्रोमियम इंसुलिन को, ग्लूकोज को सेल के अंदर डालने में मदद कर रहा था। याद करने की कोशिश करो, ग्लूकोज सेल के अंदर जा रहा था, इंसुलिन की आवश्यकता थी उसे, इंसुलिन की कमी है तो डायबिटीज हो रही थी, इंसुलिन की मदद करने के लिए क्रोमियम होता है। ठीक है, इसके बाद में फ्लोराइड की हम लोग बात करें तो बेटा फ्लोराइड जो होता है ये बेसिकली एक लिमिटेड मात्रा में होना जरूरी है। अगर ये कम हुआ तो भी डेंजरस है, ये ज्यादा हुआ तो भी ये डेंजरस है। अब इस चीज को देखना, फ्लोराइड का नॉर्मल लेवल एक पर्टिकुलर होना चाहिए भैया। अगर ये कम हुआ तो उस सिचुएशन में जो तुम्हारे दांत हैं, टीथ वीक हो जाएंगे, यानी कि इनमें केरीज होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारे दांतों में कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, बेसिकली उनको फ्लोराइड अगर मिल जाए तो फिर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो फिर उनमें कैविटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए दांतों में फ्लोराइड होता है, जिससे कि कैविटी हम लोगों को ना हो, राइट। तो अगर कम हुआ तो दांतों में कैविटी, दांतों में सड़न हो जाएगी। लेकिन अगर ये नॉर्मल लेवल से ज्यादा हुआ तब क्या होगा? अब नॉर्मल लेवल से ज्यादा कभी कभार पानी में फ्लोराइड मिलाना पड़ता है, जिससे कि मतलब लोगों को लगता है कि भैया फ्लोराइड मिला देंगे, अच्छी बात है। नहीं, बहुत ज्यादा अगर फ्लोराइड अगर हो गया तो मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाती है बेटा। मॉटलिंग ऑफ टीथ का क्या मतलब है? दांत एकदम कैसे मतलब डिस्कलर्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। मॉटल दांत जो होते हैं वो एकदम डिस्कलर्ड होते हैं और परमानेंट येलो डिस्कलरेशन हो जाता है उन दांतों का। तो अगर कम हुआ तो भी दिक्कत है, अगर ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत है, ये चीज हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्लोराइड हमारा यहाँ पे हो गया बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद में आयोडीन के बारे में हम लोग जानते हैं, याद है तुम लोगों को आयोडीन जो कि थायरॉक्सिन बना रहा था। थायराइड जो तुम्हारे सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड था, तो ये थायरॉक्सिन बना रहा था और थायरॉक्सिन के बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता थी। अगर आयोडीन कम हो गया तो एक बीमारी हो रही थी जिसको घेंगा या गोइटर बोला जाता है, राइट। इसके बाद में आयरन, आयरन क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन भैया। हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आयरन मौजूद है। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर अनीमिया हो जाएगा। यानी कि अनीमिया किस किस कारण की वजह से हो सकता है? अनीमिया या तो आयरन की कमी की वजह से हो सकता है, या विटामिन B6 की कमी की वजह से, या B9 की कमी की वजह से, या B12 की कमी की वजह से। इन सारे कारणवश अनीमिया हो सकता है, इस चीज को हम याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की हम बात करें तो मैग्नीशियम जरूरी होता है तुम्हारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। बेसिकली तुम इसको प्लांट्स में याद रखना, प्लांट्स में मैग्नीशियम ही है जो क्लोरोफिल बना रहा होता है बेटा। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अब अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो पत्तियों में येलो कलर के धब्बे पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी दर्शा रहे होते हैं वो, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने का काम करता है। तो प्लांट्स के अंदर ये क्लोरोफिल बनाने का काम करता है, इतना याद रखना। इसके बाद में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलकर हड्डियां बना रहे थे, तो फास्फोरस का भी बिल्कुल सिमिलर आपका कैल्शियम जैसा सीन रहेगा। सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो याद करो, तुम्हारे शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है वो सोडियम और पोटेशियम आयंस की वजह से ही हो रहा है। बताया था, नर्व इंपल्स, सोडियम एंड पोटेशियम। तुम्हारे शरीर का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो भी इन दोनों की वजह से है। नर्व इंपल्स का कंडक्शन है वो भी इन दोनों की वजह से है। इसके बाद में जिंक, जिंक जो है वो इंसुलिन बनाता है। क्रोमियम तो इंसुलिन की मदद कर रहा था, लेकिन जिंक इंसुलिन बनाता है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में सेलेनियम, सेलेनियम को मैंने सेलेना गोमेज से याद रखा था, सुंदर सी दिखती है। विटामिन ई की मदद करता है सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करने के लिए। विटामिन ई यानी कि ब्यूटी विटामिन की मदद करता है, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए। अब ऐसा करते हैं कि कुछ फटाफट से रैपिड फायर करते हैं, जिससे कि ये समझ में आए कि आप अपना दिमाग बंद कर कर तो नहीं बैठे हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? रैपिड फायर करें, फटाफट फटाफट से जवाब देंगे बच्चे।
हेलो जी, बोलो जी। हम्म। चलिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि बेरी बेरी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। उसके बाद में वाटर सोल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन्स। और इसके बाद में आप मुझे बताएंगे कि नायासिन यानी कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। बेरी बेरी B1 की वजह से होती है, B1 इज ऑल्सो नोन एज थायामीन, ठीक है। वाटर सोल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन C और विटामिन B वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन नियासिन की वजह से किस चीज क्या होता है डेफिशिएंसी से, यस, वेरी गुड, पेलाग्रा। इसके बाद जिंक क्या बना रहा होता है शरीर में, आयोडीन क्या बना रहा होता है और आयरन क्या बना रहा होता है। पेलाग्रा इज नोन एज 3D बीमारी, यस। ओके, जिंक बना रहा होता है इंसुलिन, शाबाश। तो इसकी अगर जिंक की कमी हो जाएगी तो डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। आयोडीन किसके लिए आवश्यक है, आयोडीन आवश्यक होता है थायरॉक्सिन बनाने के लिए, थायराइड ग्लैंड का। और आयरन आवश्यक होता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। यानी कि समझ में आ रहा है, थोड़ी पकड़ तो बन रही है, तो आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, थोड़ी पकड़ बन रही है, विटामिन और मिनरल से क्वेश्चंस आएंगे तो हम कर लेंगे, राइट। ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी हमें। ओके, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जरा हमारे डीएनए के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन मटेरियल, ये सारा हम ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में समझ चुके हैं, क्या रिलेशन होता है, किस प्रकार से बन रहा होता है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे बात करनी है हम लोगों को डीएनए के बारे में। डीएनए का स्ट्रक्चर, ये सब चीजें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डीएनए का हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है। ये डबल हेलिक्स मॉडल है। और ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये हम लोगों को दिया था सर वॉटसन एंड क्रिक ने, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से भी तराशा गया था। अब ये जो डबल हेलिक्स है, अगर इसको खोल दिया जाए तो कुछ इस प्रकार का ये हम लोगों को नजर आता है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, जैसे एक बिल्डिंग ईंट एक एक ईंट कर कर बनी हुई है, उसी प्रकार से जो तुम्हारा डीएनए है वो एक एक न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है तुम्हारे डीएनए की। एक एक न्यूक्लियोटाइड कर कर पूरा डीएनए बना है। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें मौजूद होती हैं बेटा। एक तो होती है शुगर, ठीक है, एक होता है फॉस्फेट, और एक होता है नाइट्रोजन बेस। ये तीनों चीजें यहां पे मौजूद होती हैं। अब शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, इसमें से शुगर और फॉस्फेट जो हैं ये क्या बना रहे होते हैं, ये बना रहे होते हैं बैकबोन, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट की ये बैकबोन बनी हुई है। उसके बाद में इससे जो इस प्रकार के प्रोजेक्शंस हम लोगों को दिखते हैं, ये जो प्रोजेक्शंस हमें दिख रहे हैं इससे निकलते हुए, इनको बोला जाता है नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेस है। अब यहाँ पे दिख रहा है सीढ़ियां टूटी हुई सी नजर आ रही है, टूटी हुई सी नहीं है, ये पेयरिंग एक्चुअल में हो रही है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन।
ठीक है। तो यहाँ पे एडेनिन थायमीन के साथ में बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यूजुअली डीएनए में, आप इस चीज को याद रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ में, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ में, और इस प्रकार का तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखना, अब मैं तुम्हें आगे बताती हूँ। डीएनए और आरएनए के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्यों ये डिफरेंट होते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है ये भी आपकी। डीएनए, आरएनए, और हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही क्यों है, आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है, इस चीज का मैं तुम लोगों को रीजन बताऊंगी। ओके, डीएनए को बोला जाता है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है, आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब इनमें हम लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है, ये डीऑक्सी यहाँ पे एक एडिशनल लगा हुआ है, वहां पे राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पे सिर्फ एक डीऑक्सी एक्स्ट्रा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके शुगर में डिफरेंस होता है। इसके पास में होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर एक ऐसी शुगर जिसके सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे सिर्फ एक H लगा हुआ है, जबकि राइबोन्यूक्लिक एसिड के पास में मौजूद होती है राइबोज शुगर। और ये जो राइबोज शुगर है, इसमें सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, O यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इसको डीऑक्सी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, O यहाँ नहीं है इसीलिए डीऑक्सी इसको बोला। अब O होने की वजह से यहाँ पे म्यूटेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं, ये जल्दी म्यूटेट हो जाएगा, ये जल्दी बदल जाएगा, और हमारा जेनेटिक मटेरियल आराम से बदलने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जेनेटिक मटेरियल में जरा सा भी म्यूटेशन हुआ तो बेटा बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये चेंज होता है, ये म्यूटेट होता है इस कारणवश, इसीलिए हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। दूसरा डिफरेंस आता है कि यहाँ पे जो थाइमीन मौजूद था, आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह यूरासिल मौजूद होता है, और यूरासिल भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा म्यूटेट होने की चांसेस रखते हैं। अब देखो, अब एड्स के लिए अभी तक कोई वैक्सीन क्यों नहीं बनाई गई? एड्स एक वायरस की वजह से हो रहा है, क्यों वैक्सीन नहीं बनी उसके अगेंस्ट? इतनी खतरनाक बीमारी है, इतने सारे लोगों को मारती है, क्यों नहीं बनाई अभी तक हमने उसके अगेंस्ट वैक्सीन? क्योंकि एड्स का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, यानी कि वो बार बार म्यूटेट हो जाता है, वो बार बार अपना रूप बदल लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ढूंढ रहे हैं कि एक लाल शर्ट पहना हुआ वायरस है, उसके अगेंस्ट हमें वैक्सीन बनानी है। हमने वैक्सीन बना ली बड़ी मेहनत से, उसके बाद में वो शर्ट बदल के आ गया, वो व्हाइट शर्ट पहन के आ गया, फिर पता चला कि वो कोट पहन के आ गया, फिर पता चला वो मूछ लगा के आ गया, दाढ़ी लगा के आ गया। अरे वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तुम कितनी बार वैक्सीन बनाओगे? इतना ये रूप बदल रहा है, इसीलिए आपका जेनेटिक मटेरियल जिसका भी आरएनए होगा, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस का भी आरएनए होता है, उनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल तुमको डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। तो डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंस मैंने तुम्हें बता दिए। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि जो आपका न्यूक्लियस था, याद हो सबसे पहले वाले चैप्टर में न्यूक्लियस था। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस से एक मैसेंजर मैसेज को लेकर बाहर गया था, और फिर उसने राइबोसोम को बताया था कि भैया ये मैसेज लेकर आया हूं, तो इस मैसेज से प्रोटीन बना दे, एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, याद है? इस प्रकार का यहाँ पे सिचुएशन हो रहा था। तो बेसिकली न्यूक्लियस ये जो मैसेंजर लेकर आ रहा था, ये एक्चुअल में एक आरएनए का स्ट्रैंड होता है। न्यूक्लियस के पास में डीएनए है ना? तो डीएनए से मैसेज लेकर आरएनए आता है, और इस आरएनए से राइबोसोम प्रोटीन बना लेता है, ये प्रक्रिया चल रही होती है। तो डीएनए से आरएनए बनाने वाली ये जो प्रक्रिया है, इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए बहुत जरूरी है, जेनेटिक मटेरियल नहीं बना रहा तो क्या हुआ, जरूरी बहुत ज्यादा होती है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन बोला जाता है। याद कैसे रखोगे ये बता देती हूं। यहाँ पे लैंग्वेज सेम है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं, डीएनए से आरएनए, लेकिन आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा है तब लैंग्वेज ही बदल जा रही है। तो लैंग्वेज जब बदलती है तो हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हो गया भैया, है ना। तो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन, तो आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन कहलाता है। मैंने इस प्रकार याद रखा, तुम भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये किस चीज को क्या बोला जाता है ये हम ध्यान रखेंगे। तो डीएनए आरएनए प्रोटीन से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें बता दी है बेटा, डन है ये भी। इसके बाद में हम आई के बारे में, तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, जो भी बीमारियां वगैरह होती हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है आई का वो मुझे तुम्हें बताना है, ठीक है। लेट्स बिगिन हमारा अगला टॉपिक, द आई, ठीक है बच्चे, लेट्स बिगिन। क्या हम तैयार हैं? डीएनए आरएनए में किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है भाई? ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो बीमारियां हम पढ़ लेते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है आई का वो हमें समझना जरूरी है। अब देखो यार, जब भी हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तब अलग अलग लेंसेज का अलग अलग फोकल लेंथ होता है, वो अलग अलग डिस्टेंस की इमेज को फोकस कर सकते हैं, अलग अलग होता है। लेकिन हमारी आंखों की हम लोग बात करें तो हम लोग पास का भी फोकस कर सकते हैं। अपने हाथ को देखो, तुम्हें एकदम हाथ अपना क्लियर नजर आएगा, आसपास सब धुंधला नजर आएगा। तुम दूर का देखना चाहते हो तो तुम्हें पास की चीजें धुंधली नजर आएंगी, तुम दूर का आसानी से देख पाओगे। यानी कि तुम जो भी चीज देखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे लेंस का फोकल लेंथ बदल जाता है। तुम्हारे पास में एक ऐसा लेंस है जो खुद से अपना फोकल लेंथ बदल पा रहा है। कैसे बदल रहा है वो फोकल लेंथ, ये चीज बताती हूं। तुम्हारे पास में कैसा लेंस है? बाइकॉनकेव लेंस है तुम्हारे पास में, ठीक है। अब ये जो है बाइकॉनकेव लेंस, इसको जरा यहां बनाते हैं थोड़ा सा, ये सही नहीं बनेगा मुझसे कभी, ठीक है। ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है तुम्हारे पास में। अब क्या होता है, इसको कैसे बेसिकली इसका फोकल लेंथ बदला जाता है। यहाँ पे कुछ सिलियरी मसल्स होती हैं, कुछ मसल्स हैं यहाँ पे जो इस लेंस को खींच रही होती हैं, छोड़ रही होती हैं, खींचा छोड़ा, उसके चलते क्या हुआ, ये लेंस पतला और मोटा होता है, जिसके चलते उसकी फोकल लेंथ बदल जाती है। तो सिलियरी मसल्स इसकी फोकल लेंथ बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये लेंस है तुम्हारा बाइकॉनकेव। अब क्या होता है बेटा, अब यहां पे तुम्हारी आंखों का जो रंग है, जो यूजुअली इंडियंस में डार्क ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का होता है, तो जो रंग तुम्हारी आंखों का है वो इस आइरिस की वजह से होता है बेटा, आइरिस, ठीक है। और यहाँ पे बीच में आइरिस के एक गैप होता है। ये गैप अलाउ करता है कि कितनी लाइट तुम्हारी आंख में आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए। ये आइरिस के थ्रू ही लाइट जा रहे, मतलब ये जो बीच में गैप है इसके थ्रू ही लाइट अंदर जाती है, जिसको बोला जाता है प्यूपिल। यानी कि प्यूपिल कोई एक अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, वो आइरिस के बीच में एक छोटा सा गैप है। अब जब भी तुम कभी अंधेरे कमरे में जाते हो तो अंधेरे कमरे में तुम्हारी आंखें चाहती हैं कि ज्यादा लाइट उनमें जाए, इसीलिए ये जो बीच का इनका गैप है ये बड़ा हो जाता है, यानी कि प्यूपिल बड़ा हो जाता है। लेकिन जब एकदम से कोई तुम्हारी लाइट में, तुम्हारी आंखों में एकदम से लाइट मारेगा तो क्या होगा, तुम्हारी प्यूपिल छोटा छोटा हो जाएगा। वो बोलेगा अरे कम 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 लाइट जाए आंखों में, एकदम से बहुत ज्यादा ना चली जाए। तो तुम्हारी आंखों में कितनी लाइट जा रही है ये कंट्रोल करने का काम प्यूपिल का होता है, ठीक है। तो आइरिस जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों का कलर है, और प्यूपिल जो आपकी आइरिस के बीच में गैप होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो बेटा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपकी आंखों में दिख रहा है, जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको बोला जाता है स्क्लेरा। और एक सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आइरिस के बाहर एक इस प्रकार की ट्रांसपेरेंट लेयर होती है बेटा, और इस ट्रांसपेरेंट लेयर को बोला जाता है कॉर्निया।
कॉर्निया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लौता तुम्हारे शरीर में स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लड का सप्लाई नहीं होता, फिर भी ये जीवित है, फिर भी इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। यही ट्रांसप्लांट होता है, सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट लेयर ही निकालकर दूसरे इंसान में लगाई जाती है जब भी आई ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। कॉर्निया, सिंस इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है इसीलिए इसमें इंफेक्शन के चांसेस नहीं होते सर्जरी के दौरान, इसीलिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट होते हैं। क्योंकि सर्जरी के बाद में दिक्कत क्या आती है, यही कि हमारा शरीर हो सकता है उस चीज से लड़े, इम्यून रिएक्शन हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए। अरे ब्लड का कांटेक्ट ही नहीं हो रहा उस सर्जरी में, कहां से कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा। इसीलिए कॉर्निया का सबसे इजी ट्रांसप्लांट होता है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। तो कॉर्निया को कहां से मिल रहे हैं भैया बताओ। बाकी सारी चीजें अगर ब्लड के कांटेक्ट में ये नहीं है तो इसको ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है, इसको न्यूट्रिएंट्स कहां से मिल रहे हैं। तो इसको बेटा ऑक्सीजन मिलता है बेसिकली तुम्हारी आंखों के आंसुओं से। एक तो आंसुओं से मिलता है और एक और जगह से मिलता है बेटा, देखो कॉर्निया और लेंस के बीच में यहां पे एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। और लेंस और ये जो पीछे एक परत है ये वाली जिसको रेटिना बोला जाता है, इनके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उसको विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। तो एक्वस ह्यूमर और आंसुओं की वजह से इस कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। अब एक और चीज मुझे तुम्हें बतानी है, कौन से डायग्राम में समझाऊं, चलो इसमें समझाती हूँ। ये जो रेटिना है सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको बोला जाता है बेटा रेटिना। और रेटिना में कुछ सेल्स होते हैं, कुछ रॉड्स होते हैं और कुछ कोन्स होते हैं। रॉड्स रात में देखने में मदद करते हैं, तो आर से रॉड्स, आर से रात में देखने में, इस प्रकार से तुम याद रख सकते हो, ठीक है। तो रॉड्स रात में देखने में मदद करते हैं, कोन्स लाइट में देखने में मदद करते हैं। अब क्या होता है बेटा, ये वाला जो पोर्शन तुम्हें नजर आ रहा है ना, यहां से तुम्हारी ऑप्टिक नर्व आंख को छोड़ती है और फिर ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाती है बेटा। तो यहां से ये वाला जो पॉइंट है इसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है, क्योंकि यहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही है तो यहाँ पे कोन्स और रॉड्स मौजूद नहीं होते, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे कोई भी इमेज नहीं बनती, इसीलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। इसी के जस्ट ऊपर एक स्पॉट होता है जिसको येलो स्पॉट या मैक्युला फोविया बोला जाता है। येलो स्पॉट पे सबसे ज्यादा कोन्स होते हैं इसीलिए सबसे ब्राइट इमेज वहां पे बनती है, लेकिन इस ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनती। तो ये रिलेटेड हो गया तुम्हारी आंखों से। क्या ये चीजें क्लियर हैं? जितना जरूरी था तुम्हें समझाना उतना मैंने तुम्हें बता दिया है बेटा। ऑल डन, ऑल क्लियर। क्लियर का मतलब दिमाग से साफ नहीं होना चाहिए बेटा। तुम्हारे स्केलेटन के बारे में अब मुझे तुम्हें कुछ चीजें बतानी है। ओके डन, आगे बढ़े। हाँ, ऑप्टिक नर्व की मदद से तुम्हारे दिमाग में अंदर कनेक्टेड होती हैं वो, क्लियर है। अब हम लोग हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, जितना भी हमारे लिए समझना आवश्यक है उस चीज को देखते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक तो शरीर के जो मध्य में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो साइड्स में है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसमें, उसी प्रकार से तुम्हारे जो सारी हड्डियां हैं उनको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक जो तुम्हारे शरीर के मध्य में है और एक जो साइड्स में मौजूद है। जो मध्य में है उसको बोला जाता है एक्सियल स्केलेटन और जो साइड्स में मौजूद होता है उसको अपेंडिकुलर स्केलेटन बोला जाता है। तुम्हारे शरीर में हड्डियां कितनी है? 206 है। बच्चों में ज्यादा होती हैं, बच्चों में 300-306 करीब हड्डियां होती हैं। तो बच्चों से बड़े होने तक वो हड्डियां कहाँ चली गई हैं? एडिशनल वाली वो फ्यूज हो जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं एंड इवेंचुअली हमारे पास में 206 हड्डियां बचती हैं, जिसमें से 80 हड्डियां आपकी एक्सियल स्केलेटन में आती हैं और 126 हड्डियां तुम्हारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ रही होती हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन की हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो शरीर के मध्य में है। क्या क्या चीजें याद रखनी है, जो जो मैं बता रही हूं उन चीजों को सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो तुम्हारी खोपड़ी, तुम्हारा स्कल है ना, स्कल की जो हड्डियां हैं इनके बारे में देखते हैं। तो बेटा क्रेनियल कितनी हड्डियां होती हैं? 8 क्रेनियल हड्डियां होती हैं। क्रेनियल यानी कि ये हड्डियां,
ये खोपड़ी की हड्डियां, चेहरे की हड्डियों को काउंट नहीं किया अभी मैंने। चेहरे की 14 हड्डियां होती हैं, 14 फेशियल बोन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद में 3 हड्डियां इस कान के अंदर होती हैं, 3 हड्डियां इस कान के अंदर होती हैं, जिनको ऑडिटरी ऑसिकल्स बोला जाता है। ऑडिटरी यानी कि सुनने में जो मदद करती हैं। तो 3 यहाँ पे होती हैं, 3 यहाँ पे होती हैं, और एक गले की हड्डी हायोइड बोन, ठीक है। तो ये कुछ हड्डियां हैं जो तुम्हारे इस पूरे स्कल में मौजूद है। जो क्रेनियल में 8 हड्डियां होती है ना बेटा, इन हड्डियों के बीच में बचपन में गैप होता है, जिससे कि जब बच्चा बड़ा होगा तब उसके ब्रेन का साइज बढ़ेगा तो हड्डियां उसको अकोमोडेट कर सके। तो बच्चों के सर के बीच में ना ऐसे हड्डियों के बीच में गैप्स होते हैं, इसीलिए बच्चे के सर को बहुत आराम से उठाया जाता है, जरा सी भी उस पर लगनी नहीं चाहिए। अब जब मेरा भाई छोटा था तब मम्मी पापा का पूरा टेंशन उसके ऊपर चला गया था। उससे पहले मैं अकेली थी, पूरा टेंशन मेरे ऊपर रहता था। फिर मेरा भाई हो गया, पूरा टेंशन उसकी तरफ चला गया भैया। अब मेरा तो दिमाग खराब किया, ऐसे कैसे मैं मम्मी की फेवरेट हुआ करती थी, अभी मम्मी खाना खाना पीछे पड़ी रहती है मेरे भाई के। अब क्या हुआ कि अब गुस्से में अब कुछ तो करना था मुझे, तो मैं ना चम्मच से उसका सर बजाती थी ऐसे, टन 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 करके। खिलौना आ गया था भैया मेरे लिए, तो खिलौने की तरह समझ रखा था, टन 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 करके सर बजाती थी। फिर अच्छे से मेरे को मार पड़ी थी। फिर उस टाइम पे मम्मी ने मुझे ये कंसेप्ट समझाया था कि बेटा इसकी हड्डियों के बीच में गैप्स होते हैं जो बाद में जाकर भरेंगे, है ना। तो उन गैप्स को क्या बोला जाता है? फोंटेनालिस बोला जाता है। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। फोंटेनालिस इन स्कल के जो हड्डियां हैं उनके बीच में होता है, फेशियल बोन्स के बीच में नहीं होता, ठीक है। ये वाली हड्डियों के क्रेनियल बोन्स के बीच में होगा। उसके बाद में ये रही तुम्हारी फेशियल बोन्स के नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। गले में एक अकेली हड्डी होती है जिसको हायोइड बोन बोला जाता है। दिस इज द हायोइड बोन। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपका ये जो पूरा इतना हिस्सा है, इतने हिस्से में सिर्फ एक ही ऐसी हड्डी है जो मूव कर सकती है, जो हिल सकती है, कौन सी हड्डी है वो? सोच के बताओ। हायोइड बोन। मेरी मम्मी भी टीचर हैं, मेरे पापा भी टीचर हैं बेटा, हमारे घर में 3 तो टीचर हैं ही। मेरा भाई अभी कॉलेज में, वो पता नहीं बाद में जाकर क्या बनेगा। यस, जॉ लाइन मत बोलो रे, जॉ लाइन तो ये होती है, ये जो हड्डी है ना, ये जो तुम्हारा नीचे वाला जबड़ा है, इसको मैंडिबल बोला जाता है। मैग्जिला, ऊपर वाला जबड़ा मैग्जिला, नीचे वाला मैंडिबल। तो मैंडिबल सिर्फ एक लौती ऐसी हड्डी है जो तुम्हारे चेहरे में मूव कर सकती है, ठीक है बच्चे। सॉर्टेड। जॉ, यस, शाबाश। इनर ईयर बोन्स में हम लोगों को पता है 3 हड्डियां होती हैं, 3 इस कान में होती हैं, 3 इस कान में होती हैं। मैलियस इनकस स्टेप्स नाम होता है उनका। स्टेप्स जो हड्डी है ये तुम्हारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेप्स, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर होल बॉडी, ठीक है। इसके बाद में बोन्स ऑफ थोरैसिक केज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर कर चुके हैं, हाँ या ना, एक बार मुझे बता दो। थोरैसिक केज में जो आपकी रिब्स थी, रिब्स को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर कर चुके हैं क्या? नहीं, पेन्ना इज नॉट अ बोन बच्चे, पेन्ना इज अ कार्टिलेज, इट्स ईयर ड्रम। कवर करवा दिया था ना मैंने, ठीक है, बढ़िया। तो ये तो हम लोग कर चुके हैं। अब देखो वर्टेब्रल कॉलम की बात करते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी की हम लोग बात करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को मैं तुम्हें याद करवाती हूँ। इसमें 5 प्रकार की हड्डियां होती हैं। गले से, यहां से शुरू जहां से होती है ना, यूजुअली तुम देखोगे लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत होती है, इसीलिए वो पट्टा बांध के रखते हैं गले में, देखा है। तो सर्वाइकल की दिक्कत है, यानी कि सर्वाइकल होती है स्टार्टिंग वाली जो आपकी हड्डियां होती है, इसीलिए उनको सर्वाइकल की दिक्कत बोला जाता है। तो स्टार्टिंग की जो 7 है रीढ़ की हड्डी, उनको सर्वाइकल बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में थोरैसिक केज, थोरैसिक ये वाला पोर्शन थोरैक्स बोला जाता है। तो यही वाला जो पीछे जाकर जुड़ रहा है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में, ये वाला पोर्शन, यहीं पे थी ना तुम्हारी ये रिब्स निकल रही हैं, तो इनको बोला जाता है कि ये भैया थोरैसिक वर्टेब्रे है। ऐसे याद रख लिया हम लोगों ने। इसके बाद में ये जो आपको दिख रही है कमर में जो होती हैं, इनको बोला जाता है लंबर।
और उसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है और ये जो पर्पल कलर की दिख रही है, ये बच्चों में ज्यादा हड्डियां थी, बाद में आकर ये फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, ये बच्चों में 5 थी सैक्रम, और ये कॉकिक्स जिसको टेलबोन बोला जाता है, ये बच्चों में 4 थी पहले, अब ये एक एक रह गई है। तो सैक्रम भी फ्यूज हो गई है, कॉकिक्स भी फ्यूज हो गई है। तो ये 5 प्रकार की आपकी हड्डियां हैं जो कि रीढ़ की हड्डी में मौजूद होती हैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक बात कर ली है एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ गया है, रिवाइज करवा देती हूं मैं। सबसे पहले तो तुम्हारा स्कल आ गया। ठीक है, स्कल में तुम्हारी क्रेनियल बोन्स, तुम्हारे चेहरे की हड्डियां और तुम्हारे गले की हड्डी आ गई। उसके बाद में तुम्हारा थोरैसिक केज आ गया, यानी कि तुम्हारी रिब्स आ गई, है ना, रिब्स, और तुम्हारी वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रा। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये तुम्हारे शरीर के मध्य में थी, तो ये तुम्हारी एक्सियल स्केलेटन बना रही थी। टोटल कितनी होती हैं हड्डियां, ये 80 हड्डियां होती हैं। अब हम लोगों को अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करनी है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां मौजूद होती हैं बेटा। सबसे पहले हम हमारे कंधे की हड्डियां पढ़ना शुरू करते हैं। कंधे में तुमको ये एक पीछे वाली हड्डी नजर आ रही है, ये वाली, ये ट्रायंगुलर जो हड्डी है, इसको तुम यहाँ पे फील कर सकते हो। ये जो हड्डी है इसको बोला जाता है स्कैपुला, और इससे ही अटैच यहाँ पे ये जो हड्डी तुमको दिख रही है, ये जिसको ब्यूटी बोन बोला जाता है, जो यहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, तो ये रही तुम्हारी क्लैविकल, और ये पीछे की तरफ मौजूद होती है स्कैपुला। क्लैविकल यानी कि कॉलर बोन, सी से कॉलर बोन, सी से क्लैविकल बोल सकते हो, और पीछे वाली हड्डी स्कैपुला हो गई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिलाकर तुम्हारा शोल्डर बना रही होती हैं बेटा। सी से क्लैविकल, या सी से तुम बोल सकते हो कॉलर बोन। ठीक है, स्कैपुला और क्लैविकल। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोगों को क्लियर हैं। ये हमारा शोल्डर हो गया। इसके बाद में आ जाती है बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब। क्या क्या चीजें याद रखनी है, ये चीज मैं बताती जा रही हूं तुमको पहले से। तुम्हारे हाथ में ये वाली जो हड्डी है, यहां से लेकर यहां तक की जो हड्डी है, इसको बोला जाता है ह्यूमरस। क्या बोला जाता है, ह्यूमरस। और यहां से यहां के बीच में 2 हड्डियां मौजूद होती हैं बेटा। यहां देखो, ये दिख रहा है, यहां तो एक ही हड्डी है, यहां पे 2 हड्डियां मौजूद होती हैं, एक रेडियस है और एक अल्ना है। रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस हाथ की हड्डियां हैं। याद कैसे रखोगे, याद रखने का तरीका मैंने तो रूह से याद रखा था। ठीक है, रूह, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस हाथ में मौजूद हड्डियां होती हैं, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये जो तुम्हारी कलाई है, कलाई में इतनी सारी हड्डियां मौजूद होने की वजह से ये इस प्रकार से घूम पा रही है, और इन कलाई की हड्डियों को बोला जाता है कार्पल्स। पैर जो होता है ना हमारा, हम पैर को भी मूव कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पैर का तलवा है, ठीक है, तलवे को भी हम ऐसे मूव कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, तो वहां पे हम टार्सल्स बोलेंगे। यहाँ पे हम कार्पल्स बोल रहे हैं, वहां पे हम टार्सल्स बोलेंगे। तो हाथ और पैर का ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो तुम्हारी हथेली है, हथेली की हड्डियों को बोला जाता है मेटाकार्पल्स। तो पैर में क्या बोलेंगे, मेटाटार्सल्स। ठीक है, हाथ में उंगलियों की हड्डियों को बोला जाता है फैलेंजेस। उसी प्रकार से पैर की उंगलियों को भी फैलेंजेस बोला जाता है। तो पैर की कुछ हड्डियां मैंने तुम्हें अभी याद करवा दी हैं। टार्सल्स ये तुम्हारे एंकल की हड्डियां, मेटाटार्सल्स ये तलवे की हड्डियां, और उंगलियों की हड्डियों को फैलेंजेस बोला जाता है। ठीक है, और पैर की कौन सी हड्डियां हैं, तुम्हारी थाई बोन, फीमर तुम्हारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है बेटा। स्टेप्स हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी थी, फीमर तुम्हारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। उसके बाद में तुम्हारे घुटने को सीधा करो जहां पे भी बैठे हुए हो, और फिर उसके ऊपर का जो एक नी कैप है उसको ऐसे मूव कर सकते हो। पहले भी किया होगा मूव, क्या बोला जाता है उसको, पटेला बोला जाता है बेटा। बच्चे घुटनों के बल भाग जाते हैं,
क्योंकि ये पटेला उनमें कार्टिलेज की होती है। अगर हम बच्चों के पीछे पीछे ऐसे उनको पकड़ने की कोशिश करें, उनके जैसे पैरों के बल चल के, पैरों के बल क्या, घुटनों के बल चल के, तो हमारे घुटनों में दर्द होगा, क्योंकि पटेला हमारे शरीर में यानी कि एडल्ट स्टेज में हड्डी बन चुकी है। बच्चों में ये कार्टिलेज होता है, इसीलिए बच्चे घुटनों के बल इतना चल लेते हैं। ठीक है, तो ये पटेला है, दिस इज द नी कैप। इसके बाद में तुम्हारे जैसे हाथों में यहाँ पे रेडियस और अल्ना थी ना, उसी प्रकार से पैर में होती है टिबिया और फिबुला। राहुल सर से पूछना टिबिया और फिबुला में से कौन सी हड्डी टूटी थी जरा आपकी, है ना? तो टिबिया और फिबुला, ये यहाँ पे पैर में हड्डियां मौजूद होती हैं। और नीचे के पैर का तो मैंने तुमको बता ही दिया है कौन कौन सी हड्डियां हैं। आखिरी हमारा बचता है पेल्विस। पेल्विस में 3 हड्डियां होती हैं बेटा, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। अच्छा, इलियम और कहां पड़ा था, कोई बता सकता है मुझे? इलियम हम लोगों ने कहां पढ़ा था पहले, सोचो। ट्रेडमिल यूज करने में पटेला में पेन नहीं होता बेटा, वो जॉइंट में पेन होता है, जो तुम्हारी दोनों हड्डियों के बीच का जॉइंट है ना, उनके बीच में पेन होता है, हड्डी में पेन ऐसा नहीं होगा वहां पे। टिबिया और फिबुला आसपास में लोकेटेड होती हैं। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने पढ़ा था। इलियम, वहां पे हम लोगों ने डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, वो ILEUM था। मुझे यही तुम लोगों को बताना था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो ILEUM था, और यहाँ पे ILIUM है। फर्क है दोनों के बीच में, स्पेलिंग का फर्क आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये 3 हड्डियां हैं। फर्क आप कैसे कर सकते हो, मेल और फीमेल के अगर स्केलेटन तुम्हारे सामने रख दिए जाए कि भैया ये है मेल का और फीमेल का स्केलेटन, तुम्हें ये बताना है बताइए कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, कैसे बताओगे? कंपेयर कर सकते हो पेल्विक ब्रिम को, ये जो स्पेस होता है पेल्विस के बीच में। लड़कियों के अंदर ये स्पेस थोड़ा चौड़ा होता है, जो कि डिलीवरी के टाइम पे लड़कियों की मदद करता है। डिलीवरी के टाइम पे ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए ये पेल्विक ब्रिम चौड़ा होता है लड़कियों के अंदर। लड़कों के अंदर ये थोड़ा सकरा होता है। तो ये चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। सिर्फ ये एक लौता तरीका है जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि कौन सा मेल का कौन सा फीमेल स्केलेटन है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक 126 हड्डियां होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था शोल्डर की हड्डियां होती हैं। शोल्डर में कौन कौन सी होती हैं? एक तो ये थी स्कैपुला, और ये थी आपकी कॉलर बोन, क्लैविकल। इसके बाद में तुम्हारी पेल्विक हड्डियां होती हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इसके बाद में तुम्हारे हाथों की अपर लिम्ब की हड्डियां होती हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, अपर लिम्ब्स। और लोअर लिम्स की हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? सबसे बड़ा हड्डी तुम्हारे शरीर का फीमर, टिबिया, फिबुला, नी पे पटेला, और उसके बाद में टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेस। तो ये आपका हो गया सॉर्टेड। ठीक है, तो ये आपको क्या क्या याद रखना है ये मैं बता देती हूँ। कभी तुमसे ये पूछा गया कि बताओ एक्सियल स्केलेटन का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है या अपेंडिकुलर का कौन सा नहीं है, तो तुम्हें बस एक आइडिया होना चाहिए कि ये हड्डी तुम्हारे अपेंडिकुलर में आ रही थी या ये हड्डी एक्सियल में आ रही थी। इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अभी एकदम से लग रहा है कि मैम एकदम से क्या आ गए, इतने सारे शब्द आ गए ये वो। बेटा थोड़ा कम वेटेज है, लेकिन क्वेश्चन पूछा 100% जा सकता है यहाँ से, और बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम रैट रेस से आगे निकलोगे। ठीक है, तो जो भी चीजें मुझे ऐसी लगती हैं कि तुम्हें पता होनी चाहिए, जो सीडीएस में पूछी गई हैं, एपकेट में पूछी गई हैं, एनडीए में पूछी जा सकती हैं, वो मैं करवा देती हूँ। ठीक है, तो तुमको एक छोटा सा आइडिया इस चीज का होना चाहिए। ये हमारा हो गया। अब हमारे आज की आखिरी चीज बचती है वायरस। तो वायरस के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, मुझे तुम्हें रिवाइज करवाना है, क्योंकि रिवीजन वायरस का बहुत जरूरी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वायरस से उल्टा सीधा। ठीक है, चलो लेट्स सी वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया? कुछ नहीं होता वायरस के अंदर, सीधा सर्कल नहीं बनेगा मुझसे, ये बन गया। ठीक है,
वायरस में एक इस प्रकार का कोट है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है, बस इतना सा स्ट्रक्चर होता है और कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, राइट। तो ये क्या है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स वाले में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। और बाहर क्या मौजूद है, बाहर मौजूद होता है ये कैप्सिड। कैप्सिड क्या है, प्रोटीन का बना हुआ कोट है बेटा, प्रोटीन कोट। तो ये वायरस का स्ट्रक्चर है और कुछ भी नहीं है ना इसके पास में, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, क्लोरोप्लास्ट ना, गोल्जी अपैरेटस ना, न्यूक्लियस, कछु ना है भाई इसके पास में, कुछ नहीं है, ठीक है, नथिंग। तो वायरस जो है ये एक कनेक्टिंग लिंक है बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बीच में, क्योंकि हम ना इसको लिविंग कंसिडर कर सकते हैं ना नॉन लिविंग। क्यों, क्योंकि जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तभी उसके अंदर घुसकर उसकी मशीनरी इस्तेमाल कर ये रेप्लिकेट कर पाएगा, क्योंकि इसके पास खुद के पास कोई सामान है नहीं, इसके खुद के घर में किचन है नहीं, तो सामने वाले के घर के किचन का खाना पूरा सामान इस्तेमाल कर अपने लिए चाय बना के चुस्कियां मार के पीता है। तो ये सिनेरियो है भैया। अब जब वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है तब तक वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, तब तक वो नॉन लिविंग हम उसको काउंट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम उसको लिविंग बोलेंगे कि मैम लिविंग काउंट कर लेते हैं ना, किसी और के अंदर जाकर रेप्लिकेट कर रहा है, नहीं भी कर रहा है तो भी लिविंग काउंट कर लेते हैं, नहीं भैया, इसको लिविंग भी नहीं बोलेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की तरह क्रिस्टलाइज हो जाता है। कौन सा लिविंग ऑब्जेक्ट क्रिस्टलाइज हो रहा है भैया, कौन सा क्रिस्टल्स बना ले रहा है बड़े बड़े, ये बना लेता है, इसीलिए इसको ना लिविंग बोलेंगे ना नॉन लिविंग बोलेंगे। अब इसीलिए इसको एक टर्म के नाम से जाना जाता है जो कि है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि अगर कोई होस्ट मिला तब जाकर ही ये लिविंग रहेगा, नहीं तो ये नॉन लिविंग रहेगा। जिंदा रहने के लिए किसी होस्ट की आवश्यकता 100% होने को ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला जाता है। पैरासाइट यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, हमने पढ़ा था डाइजेशन में, न्यूट्रिशन के अंदर। तो ये वायरस है बेटा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी आपका क्या हो जाता है इस चीज को देखना, एंटीबायोटिक्स वायरस के ऊपर काम नहीं करते। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे पता है, दोबारा से समझ लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जो आपका बेसिकली एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया को मारते हैं, वो इसको नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते, इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स या तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को खराब करते हैं, इसके पास सेल वॉल है ही नहीं, या तो वो उसके एटीपी बनाने की मशीन खराब करते हैं, इसके पास है ही नहीं, प्रोटीन बनाने की मशीन खराब करते हैं, इसके पास है ही नहीं, रेप्लिकेशन को खराब करते हैं, इसके पास है ही नहीं। यानी कि इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक्स धाबा बोलेंगे। इसीलिए एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करते, वायरल इन्फेक्शन को वो कभी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, सॉर्टेड, ये सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई हैं। तो वायरस भी हमारा डन है। क्वेश्चंस की बात रही तो क्वेश्चंस कम, 2 सेशंस हमारे शक्ति के हो चुके हैं, आखिरी सेशन बचा हुआ है, उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इसकी मिसलेनियस की भी करवाऊंगी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की भी, डाइवर्सिटी की भी और जेनेटिक्स की भी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं आज शक्ति में। तो शक्ति में तुम लोग आओ, है ना, वहां पे अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे सिर्फ, और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज पिटारा खोलते हैं यहाँ पे। जाते जाते भैया, मुझे तुम यहाँ पे इस बैच से अलविदा कह रहे हो, जाते जाते पिटारे में तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन देकर चली जाती हूँ मैं। ओके, तो सुनिए जरा, आज की इंफॉर्मेशन तुम्हारे सर्वाइवल स्किल से रिलेटेड है। सर्वाइवल स्किल कहाँ पे, सर्वाइवल स्किल तुम्हारे एग्जाम में। इस वक्त पे तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें साइंस को कैसे डील करना है या फिर तुम्हें बाकी सारे सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना है, मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ। देखो, अगर तुम्हें कोई भी कहीं पे भी किसी भी चैनल पे ये बताए कि तुम ये 2 घंटे ये पढ़ो, तुम 3 घंटे ये पढ़ो, तुम 1 घंटे ये पढ़ो, आधे घंटे ये करो, मत सुनना, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सनल होता है भाई। अगर किसी का बायो स्ट्रॉन्ग है तो वो अभी बायो को रिवाइज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा, वो बाद में उसको रिवाइज कर सीधे एग्जाम में जाएगा। ठीक है, वो एडिशनल उसमें ज्यादा टाइम नहीं देगा। किसी का मैथ्स वीक है तो वो मैथ्स के ऊपर फोकस करेगा, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वो इंग्लिश के ऊपर इतना ज्यादा नहीं फोकस करेगा। यानी कि सबके लिए चीजें पर्सनलाइज्ड होती हैं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन क्या करना है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को समझिएगा बेटा। अब आपके पास में कुछ क्लासेस बची हुई हैं और तुम्हें रिवीजन करना है और साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो तुम रिवीजन के दौरान या फिर जब तुम मॉक टेस्ट करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो ना,
तब सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट के दौरान एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बनाओगे। इसके बाद में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों चीजें आपको प्रायोरिटी पे करनी है, ठीक है। इन दोनों चीजों के बाद में सबसे ज्यादा जरूरी, इनको करने से ज्यादा जरूरी हो जाता है एनालिसिस। इनका एनालिसिस करोगे कि भैया कौन से टॉपिक्स तुम्हारे वीक हो रहे हैं। एक पेज, सब कॉपी का जो सबसे पीछे वाला पेज है ना, वहां पे तुम लिख लेना, जब भी तुम कोई मॉक टेस्ट लगाओ, जब भी तुम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, तो वहां पे वीक और स्ट्रॉन्ग ऐसे 2 सेक्शंस बना लेना बेटा, कॉपी के सबसे एंड में, ठीक है, कि ये वीक टॉपिक्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। अब लिस्ट कैसे बनेगी, जब भी तुम क्वेश्चंस करोगे ना, तब इनमें टॉपिक्स ऐड करते जाना कि चलो हमने आज ये टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक का क्वेश्चन किया था, नहीं बन पाया था यार, यानी कि मेरा एनिमल डाइवर्सिटी वीक है, ठीक है। उसके बाद में मैंने और भी क्वेश्चंस किए थे, मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी किया था, मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। तो तुमने इस प्रकार से सारे सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको वीक और स्ट्रॉन्ग में जमा लिया। अब क्या करना है, अब बारी आ जाती है रिवीजन की। अब हम रिवीजन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि भैया शुरुआत कहाँ से करें रिवीजन की, इतना कम वक्त रह गया है, रिवीजन पूरा करना है। अगर रिवीजन तुमने किसी भी टॉपिक का छोड़ा ना, किसी भी सब्जेक्ट का छोड़ा, तो जो वक्त तुमने उस टॉपिक को पढ़ने में लगाया था वो सारा बर्बाद है। रिवीजन के बिना बेटा कुछ नहीं है, रिवीजन बहुत जरूरी है। एक बार तो तुम्हें पन्ने पलट के जाना पड़ेगा, नहीं तो तुमने वो जो वक्त दिया था वो भी बर्बाद है। इसीलिए ध्यान रखना, रिवीजन सबका करना जरूरी है। तो हम कहाँ से शुरुआत करें, किसका पहले रिवीजन करें, तो याद रखिएगा, जब आप वीक और स्ट्रॉन्ग में टॉपिक्स को डिवाइड कर लेंगे, तब आप वीक वाला जो टॉपिक है इसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पहले पढ़ने के बाद में जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग वाली लिस्ट में आ गया, वैसे वैसे तुम्हारी वीक की जो लिस्ट है वो खत्म होती जाएगी, यानी कि अब तुम्हारे पास में सिर्फ वो टॉपिक्स बचेंगे जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स अब तुम्हारे पास में बच रहे हैं उनका रिवीजन करना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है। वीक तो सारे खत्म हो गए, यानी कि तुम्हारे सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गए, सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गए। जब तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा अपना पत्ता चिट्ठा रहेगा ना कि भैया हाँ ये टॉपिक्स हैं, तब चीजें ज्यादा आसान होंगी। अपने लिए कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो कि ये भी पढ़ लिया, आज चलो ये पढ़ लेते हैं, आज चलो वो पढ़ लेते हैं। स्मार्ट स्टडी करो, गधा मजदूरी मत करना, अभी इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास में। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बेहतर तरीके से पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेकर जाएगा और फिर अपन लोग मिलकर पार्टी करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी स्मार्टली स्टडी करना जरूरी है। तो तुम्हारी आंखों के सामने टॉपिक्स लिखे रहने चाहिए, ठीक है। कुछ लिखा रहना चाहिए तुम्हारे सामने कि हाँ इस पे काम करना है, इस पे नहीं काम करना है। अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना के मत चलना, यहाँ पे अभी से बता रही हूँ। ये तरीका अपनाओगे, रिवीजन सारे टॉपिक्स का हो जाएगा, कोई भी टॉपिक तुम्हारा वीक नहीं छूटेगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे जब तुम जबरदस्ती का ज्यादा वक्त नहीं दोगे, इस प्रकार से तुम्हें काम करना है, ठीक है। हाँ जी, हो गया तुम्हारा पिटारा आज का, डन है, खत्म किया जाए आज की क्लास को। बेटा शायरी वायरी ना कभी जरूरत नहीं पड़ी सीखने की, तो शायरी तो नहीं आती, लेकिन एक चीज जरूर है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ। विष्णु पुराण के 16वें अध्याय में एक चीज लिखी हुई है बेटा, सा विद्या या विमुक्ति, यानी कि हर चीज से मुक्ति अगर चाहिए, जो भी तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि घर की प्रॉब्लम्स हैं या फिर जीवन में और भी इमोशनल कोई भी स्ट्रेस है, तो हर एक चीज से बाहर निकालने वाली शिक्षा होती है बेटा। ये जो शिक्षा है ना इतनी ज्यादा पावरफुल है कि नॉलेज तुम्हें हर एक परेशानी से बाहर निकाल सकती है। भले तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स परेशान हो, तुम परेशान हो, रिश्तेदार ताने सुना रहे हैं, या फिर तुम जीवन में कुछ करके प्रूव करना चाहते हो, उनके मुंह में एक तमाचा मारना चाहते हो, फिजिकली नहीं इमोशनली, तो फिर तुम्हारे लिए सिर्फ यही एक तरीका है, नॉलेज। जितना नॉलेज बटोर सकते हो, जीवन में कितना आसपास में नॉलेज है, जितना बटोर सकते हो उतना ज्यादा बटोरो। मैम कहाँ काम आएगा, एग्जाम के लिए पढ़ लिया उतना काफी है ना बेटा। नॉलेज तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप करती है, नॉलेज तुम्हें एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगी जो तुम्हें एक ग्रुप में सबसे आगे निकालने का काम करता है। तो अभी तुम भले ही एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन एसएसबी के लिए तुम्हारी पर्सनालिटी मायने रखेगी, और उसके बाद में जाकर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी पर्सनालिटी ही हर एक चीज है बेटा। जिसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है ना, वो दूर से ही चमक जाता है, ना चेहरा दिखता है फिर और ना औहदा दिखता है। पर्सनालिटी किसी भी इंसान को चमकाती है, और पर्सनालिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है बेटा, ये चीज मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे, हमेशा कुछ भी
वो जब बोलते थे कि तुम अगर कोई वेब सीरीज देख रही हो, तुम कोई किताब पढ़ रही हो, तो हमेशा कुछ भी ऐसा पढ़ो जिसमें जरा सा भी नॉलेज हो, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगा कि तुम आराम से बहुत सारे लोगों के सामने, अगर तुम्हें एक टॉपिक दिया जाए छोटा सा, तो तुम ऐसा बोलो कि लोग हक्के बक्के रह जाएं, इतना इम्प्रेस हो जाए। ऐसी पर्सनालिटी बनाओ बेटा कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें याद रखा जाए, ठीक है। और तुम वो उसी वैसी ही पर्सनालिटी की आवश्यकता है हमारी फोर्सेस में। इतना स्ट्रांग बनाओ अपने आप को मेंटली और फिजिकली कि सामने वाला तुम्हें देख कर कांप जाए। मेंटली स्ट्रांग भी होना बहुत जरूरी है, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ मायने नहीं रखती, ठीक है। तो इसी के साथ में हम आज का सेशन और इस पूरे के पूरे हमारे सफर को खत्म करते हैं। शक्ति में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी फाइनल गुड बाय मैं बोलकर जा नहीं रही, क्योंकि अभी शक्ति में मिलना है, एक फाइनल मैराथन में मिलना है, तो वी हैव अ बिट ऑफ टाइम। ओके, चलिए ठीक। ओके, सो एज आई ऑलवेज से, A healthy mind resides in a healthy body. So take care everyone. ध्यान रखो अपना, उल्टा सीधा मत खाना, मम्मी के हाथ का एकदम बढ़िया खाना खाओ, है ना। एकदम डाइटिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है अभी, और उल्टा सीधा खाने की तो बिल्कुल भी नहीं। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, साइनिंग ऑफ टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।